हमारे साथ मौजूद हैं बैन अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल पर पाकिस्तानियों की तशवीश बजा, लेकिन हिंदुस्तान में मजहब से लेकर सियासत और इलाकाई लिसानी तकसीम की गहरी लकीर बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समाजी और सियासी मसाइल का ज़रा तज्ज़िया कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो मसाइल सिर्फ पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल एक दूसरे से इख्तलाफ रखा जाता है और उसके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बात की जाती है। हिंदुस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। अगर आप साउथ और नॉर्थ हिंदुस्तान को तकसीम करें तो साउथ के अंदर जो है वो रावण की पूजा की जाती है, रावण को अपना भगवान माना जाता है, जबकि नॉर्थ जो है वो रावण को एक विलन के तौर पे पेश करता है, हमेशा उसका पुतला जलाता है। तो दोनों जगह पर जो है वो बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मजहबी डिफरेंस है, एक क्लास का डिफरेंस है, एक दूसरे की तहजीब का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो ब्रिटिश के दौर से पहले जो है ये जो साउथ का इलाका था, खास तौर पे जो वो 7 स्टेट्स है, वो कभी भी दिल्ली के मातहत नहीं रही हैं। उनकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत रही है, या वो फिर दूसरी तरफ जहाँ थाईलैंड और उनके साथ उसके मरासिम रहे हैं, वो इस तरफ नहीं रही। तो वहाँ पर मसाइल और तरह के हैं। फिर वहाँ एक और बहुत बड़ा मसला, आप देखिए बीजेपी इस वक्त इक़्तिदार में तीसरी दफा है, लेकिन बीजेपी ने आज वाले दिन तक मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है। बस इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की 24-25 करोड़ में एक आदमी भी मुसलमान ऐसा नहीं जो उनके टिकट हासिल कर सका हो या असेंबली का मेंबर बना हो। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पर जो तकसीम है ना, वो बुनियादी तौर पे एथनिक हवाले से भी है, मजहबी हवाले से भी है, नॉर्थ और साउथ की भी है, भगवानों का भी फर्क है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सियासी मसला है, सियासत में हो सकता है मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूँ। बिल्कुल मेहदी साहब, हिंदुस्तान में तकसीम तो वाज़ेह है, लेकिन सर भारत ने अपने आइन में निचली जात वाली 2/3 आबादी को बराबर का शहरी समझने के बजाय शेड्यूल कास्ट के तौर पर शनाख्ती हुई है। तो फिर सेक्युलर स्टेट का नारा तो अक़लियतों के लिए एक लॉलीपॉप ही है। सेकुलर स्टेट वाली जो बात है ना, ये सिर्फ जबान के चस्के के लिए है, वरना हमने कभी वहाँ पर देखा है कि कभी कोई वजीर आजम या उनके जो बड़े नेता है वो कोई शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखते हों। वहाँ पर हमेशा जो है वो मुकाबला ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण जो है वो 5-10% है और वही आपस में मुकाबला करते हैं, माली तौर पर भी वही करते हैं, समाजी तौर पर भी वही करते हैं, सियासी तौर पर भी। बाकी तो सारी गुफ्तगू है, जो बातें हैं, जो आपने लॉलीपॉप देना होता है, लोगों को अपने साथ मिला के रखना होता है। कुछ निचली जात वाले लोग जो होते हैं वो अपने जाती मफादात के खातिर आपके साथ आकर मिल जाते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर असली तौर पर सबको नजर आ रहा होता है कि आपका और उनका जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई आपके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, आपको वो अपने बराबर का शहरी समझने को तैयार नहीं। अच्छा सर, अगर हम दलितों की बात करें जिन्हें भारत में अछूत कहा जाता है, वो अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं ताकि उन पर जुल्म और सितम ना हो। निचली जात वालों के हमले के इस्लाम, ईसाईयत या फिर वो बुद्ध मत इख्तियार करने को जो है वो तरजीह देते हैं। तो इन तमाम तर हालात में आप देखते हैं कि भारत को जो है तकसीम करना बड़ा आसान है, वो बड़ी आसानी से जो है वो तकसीम हो जाएगा। 53 से ज़्यादा तहरीकें भी भारत में चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में भारत जो है वो ऑलरेडी एक तकसीम मुल्क है। भारत कभी भी इस शक्ल के अंदर भारत रहा नहीं है। भारत के अंदर आज भी जो सिख हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, आपने जबरदस्ती उनको कुचला हुआ है अपनी ताकत के जोर पर। इसी तरह जो 7 सिस्टर स्टेट कहलाती हैं उनको आपने अपनी ताकत के जोर पर अपने साथ रखा हुआ है। इसी तरह सितम का जो इलाका है उसे आपने अपनी ताकत के जोर पे। अब ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आप हमेशा बीजेपी हार जाती है। इस वक्त बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है और बिहार के इलेक्शन में टोटल बीजेपी के पास एक ही नारा है और वो नारा है मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है बिहार के लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आप पिछले चंद दिनों के अंदर देखें तो बिहार में जितना मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है इस वक्त और मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, नीतीश कुमार साहब जो वजीर आला और आप लालू प्रसाद साहब को जरा सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर तो क्या सिचुएशन है। तो ये जो सारा ड्रामा है ये हर दफा किसी इलेक्शन को जीतने, क्योंकि बिहार कभी जीता नहीं गया
और बिहार एक बड़ी स्टेट है और सेंटर के अंदर है हिंदुस्तान के, उसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि वो रिलेट करती है साउथ इंडिया को और नॉर्थ इंडिया को, तो वहाँ पर कब्जे की ये जंग हो रही तो है। सर आप क्या और इस सूरत हाल कब्जे देख की रहे हैं बिहार इलेक्शन की, क्योंकि ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है भारत ने, मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए, मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला तो कर नहीं पा रहे क्योंकि कर ही नहीं सकते, डरपोक ही इतने हैं, तो क्या मोदी के हाथ से बिहार आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिहार वो कभी जीते नहीं है। और अभी मैं 2 दिन पहले तक ईरान में था और ईरान में हिंदुस्तान के भी प्रोफेसर आए हुए थे। उनका ख्याल था कि अगर वहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ और वहां पर घुसपैठिए वाला काम ना हुआ जैसे उड़ीसा के अंदर हुआ था, तो बिहार बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। लेकिन बिहार को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको उसके अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मुकाबला है, वरना लालू प्रसाद साहब जो है वो डटे हुए हैं अपने महाज पर और उनको हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनको हराने के लिए जनता पर अब ज्यादा जोर नहीं है, उसका ज्यादा ख्याल नहीं है, बल्कि दूसरे रास्तों से बिहार में घुसने की कोशिश है। अच्छा मेहदी साहब, ये भी कहिएगा, चूंकि अभी हम भारत में जो जात पात का निज़ाम है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से डिवीजन है, जिस तरह से मुआशरा तकसीम का शिकार है, तो आपको क्या लगता है कि ये तकसीम जो कि एक नेगेटिव एलिमेंट ही है, ये भारतीय फौज में भी नजर आएगी? कि भारतीय फौज के अंदर तो पहले से है और इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि ये पहलगामा वाला जो कार्रवाई थी, इसमें कुछ भारतीय फौजियों ने मना कर दिया था हिस्सा डालने के लिए और वो लोग अरेस्ट हो गए। तो इसलिए भारत के अंदर तो ऑलरेडी जो है, देखिए भारत में लड़ने वाली जो कौम है ना, या सिख है या नागालैंड के लोग हैं, और वो दोनों अपनी तहरीक चला रहे हैं अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो बुनियादी तौर पे दिल से और दिमाग से तो वो भारत के साथ नहीं है, भारत ने जबरदस्ती उनको अपने साथ रखा हुआ है। अब ये जबरदस्ती जो होती है ये किसी वक्त भी जो है ब्लास्ट कर जाती है। अब ये जंग के दौरान, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी हिम्मत करेगा कि वो जंग की तरफ जाएगा। हमने देखा जो पानी को भी रोकने का मामला था वो बतदरीज बेहतर होने की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल ये अभी इलेक्शन है और ये सारी सूरत हाल है, भारत के अंदर के मामलात हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक ज़बान की जंग जरूर हो रही है और ज़बान की जंग के अंदर जो है वो बनिए का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। और मेहदी साहब ये भी बताइएगा कि हालिया जो जंग का एक माहौल भारत की जानिब से बनाया गया है, इस माहौल में पाकिस्तान को कितना एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन की, अगर हम बात करते हैं, या जिस तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उन पर डाला जा रहा है उस हवाले से? पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त ये है कि दुनिया के किसी मुल्क ने भी ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। दुनिया के हर मुल्क ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन के जरिए से करानी है। हमने देखा कि सलामती कौंसिल के भी जो 5 वीटो अरकान है उनमें से भी किसी ने भी भारत के हक में कोई ऐसी बात नहीं करी जो काबिल तवज्जो। सब ये चाहते हैं कि यहाँ पर जंग ना हो, सब ये चाहते हैं कि इस किस्म के वाकयात जो हिंदुस्तान खुद करवाता है ये ना करवाए जाएं। तमाम जो ममालिक हैं वो, जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन में अभी भी हमें कुछ गैप नजर आ रहा है और इंफॉर्मेशन के मामले को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। हम उस तरह नहीं अपने आप को स्केल आउट कर पा रहे हैं जिस तरह हमें, जितना बड़ा हम मुल्क है उसको करना चाहिए। तो हमें इससे कहीं बेहतरी की जरूरत है और इससे बेहतर अंदाज के अंदर हमें अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया को और अपनी आवाम को पहुँचाने की जरूरत है। अच्छा मेहदी साहब, जैसा कि हम लोग दलितों की बात कर रहे हैं तो उनकी ख़वातीन के साथ बड़ा नामुनासिब रवैया रखा जाता है। ख़वातीन को हिरासानी का सामना करना पड़ता है, उनके साथ रेप होता है। हिंदुस्तान में तो वैसे ही ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। दिल्ली को तो रेप सिटी कहा जाता है और स्पेशली जो अछूत ज़ात की ख़वातीन हैं उनको रेप का निशाना बनाया जाता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो आवाज़ उठाएँ भारत में भी और बाकी सारी दुनिया में भी? देखिए ये मसला जो है ये भारत में सबसे बढ़कर है और भारत के अंदर इस मसले को हमेशा उठाया जाता है, भारत की सतह पर भी। और अगर अभी आप जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, अगर आप उसको भी देखें तो इस वायलेशन की दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट रेट है वो भारत के अंदर है। लेकिन असल बात यह है कि भारत के अंदर जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं या जो पिछले 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती, क्योंकि उन्हीं के अपने बाल बच्चे, उन्हीं के घर वाले वो खुद इन तमाम चीज़ों में। अगर आप इस वक्त दुनिया की वो वाली असेंबली को देखें जहां पर सबसे ज़्यादा रेपिस्ट
लोग असेंबली में पहुंचे हुए हैं या सबसे ज्यादा मुजरिम लोग असेंबली के अंदर पहुंचे हुए हैं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली भारत की असेंबली है। तो भारत के अंदर जो है वो, क्योंकि उन लोगों की कोई पहुंच ही नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं है। जरूर सिविल सोसाइटी या कुछ लोग इस मौजू पर बात करते हैं, लेकिन हमने देखा उन लोगों के साथ भी क्या होता है। उनके घरों में लोग घुस जाते हैं, उनके साथ जाती करते हैं, उनके ऊपर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाते हैं। दतिया राय और बहुत सारी हमारे पास ऐसी मिसालें हैं। जिन नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने कभी कोई बात की तो उनके लिए जीना हराम कर दिया गया। तो भारत के अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल है अपनी बात करना। तकरीबन भारत के अंदर अब ये नामुमकिन हो गया है कि आप अपनी सच्ची बात जो है कर सके। बहरहाल दुनिया जो है वो मुख्तलिफ औकात पे बात करती रहती है, लेकिन भारत जो है वो क्योंकि इन बातों का आदी हो चुका है, तो वो इन बातों की कोई परवाह नहीं करता है वो भारत। बिल्कुल मेहदी साहब, ये कहिएगा कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, जंग का ऐलान भारत कर रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत कर रहा है। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में अपना केस दुनिया के सामने रखा, सिफारती ज़राए का भरपूर इस्तेमाल किया। तो क्या आपको मुस्तकबिल करीब में भारत के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा होती नजर आती है? देखिए यार, भारत के लिए मुश्किल तो बस यही होगी कि यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि भारत कुछ कर नहीं सकेगा और भारत जो है वो तिलमताता रहेगा, लेकिन भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो कुछ कर सके। और दुनिया जो है वो भारत को समझती है कि भारत ये सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, और दुनिया को ये भी पता है कि पाकिस्तान ने तो अपनी सरजमीन से भारत के जासूसों को पकड़कर दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा आदमी आज तक भारत के हाथ में नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं है तो हाथ में कैसे आए। तो दुनिया इस स्टैंडर्ड को समझती है, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से, कुछ कारोबारी लेन देन की वजह से, भारत की बड़ी मार्केट की वजह से बहुत दफ़ा जो है वो चशमपोशी कर जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि चशमपोशी से काम नहीं चलेगा, वरना किसी वक्त भी ये दो दुनिया के न्यूक्लियर जो ममालिक हैं, इनकी वजह से पूरी दुनिया किसी मुश्किल में आ सकती है। भारत की गलतफहमी की वजह से, भारत की हठधर्मी की वजह से कुछ भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बात इन दो मुल्कों की या इस खित्ते की नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में आ जाएगी। तो दुनिया को सोचना पड़ेगा और भारत को कोई राय रास्त पे लाना पड़ेगा कि बार बार, क्योंकि ये हर 2-4 साल के बाद ड्रामा लगाया जाता है, ये कोई पहला ड्रामा नहीं है। तो इस ड्रामे को जो है वो एंड किया जाए और जो असल मसाइल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का मामला है, अब इसके ऊपर बैठकर बात की जाए और इस मामला को हल किया जाए कि दुनिया की इकोनॉमी आगे चले। दुनिया का ये देखिए, ये वो इलाका है जहाँ से चीज़ों ने गुजरना है और ये रूट्स हैं, तो ये दुनिया के बड़े कारोबारी रूट्स हैं। ये रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो कहता है बम्बई से मास्को तक जाना है तो पाकिस्तान से ही जाना है। ये ईरान के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर तेहरान से उसने बीजिंग तक जाना है तो इसी रास्ते से जाना है। और ये हिंदुस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर वो यूरोप और सेंट्रल एशिया जाना चाहता है, और इसी तरह चीन। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर रोज रोज इस तरह के ड्रामों से दोनों मुल्कों को नुकसान होता है और खास तौर पे भारत को नुकसान होता है, क्योंकि बाद में ये झूठ पकड़ा जाता है।